Hello students, this is my first lecture video of paper 2nd History of Europe for BA 4th semester. And in this lecture video, first of all I am going to introduce you with the chapters of your unit first. So as you can see, there are 4 chapters in your first unit. First chapter is Napoleon III, डोमेस्टिक एंड फॉरेन पॉलिसी। और इस चैप्टर में हम क्या पढ़ेंगे? नेपोलियन थर्ड के डोमेस्टिक और फॉरेन पॉलिसी के बारे में। नेपोलियन थर्ड कौन? नेपोलियन बोनापार्ट का भतीजा, जो कि द्वितीय साम्राज्य का सम्राट बनता है। सेकेंड चैप्टर क्रीमियन वॉर में हम रसिया और टर्की के बीच क्रीमियन वॉर के कॉजेज़ एंड उसके इंसिडेंट्स और कॉन्सिक्वेंस को पढ़ेंगे। थर्ड चैप्टर ज़ार अलेक्जेंडर सेकेंड में हम ज़ार अलेक्जेंडर की रिफॉर्म्स एंड उसके बाद उसकी रिएक्शन पॉलिसी के बारे में हम पढ़ेंगे। फोर्थ जो चैप्टर आपका है यूनिफिकेशन ऑफ इटली। यूनिफिकेशन ऑफ इटली में हम प्रॉब्लम्स एंड देन अटैम्प्ट्स, जो फेजेस हैं, फर्स्ट फेज ऑफ यूनिफिकेशन एंड द सेकंड फेज ऑफ यूनिफिकेशन, इसको पढ़ेंगे। सो एज यू कैन सी देयर आर मेनी थिंग टू स्टडी इन योर फर्स्ट यूनिट एंड इसीलिए मैंने इसके अलग अलग टॉपिक को अच्छे से समझाने के लिए 4 आपके जो चैप्टर हैं इनको डिवाइडेड किया है 10 लेक्चर में। सो पहला लेक्चर जो मेरा है, जो पहला चैप्टर है, ये मैंने डिवाइडेड किया है 3 लेक्चर में, लेक्चर फर्स्ट, लेक्चर सेकेंड एंड लेक्चर थर्ड। सो एज यू कैन सी दैट देयर आर 3 लेक्चर्स। इन फर्स्ट लेक्चर I will describe you the Napoleon as a president, means कि नेपोलियन का इंट्रोडक्शन और एज अ प्रेसिडेंट वो कैसे अपॉइंटेड होता है प्रेसिडेंट के तौर पे और किस तरह उसने नए संविधान की संरचना की, इसके बारे में हम देखेंगे। सेकंड लेक्चर में हम नेपोलियन थर्ड की होम पॉलिसी को पढ़ेंगे। थर्ड लेक्चर में नेपोलियन थर्ड के फॉरेन पॉलिसी को हम स्टडी करेंगे। लेक्चर 4 में मैं आपको पढ़ाऊँगी क्रीमियन वॉर की कॉजेज़ को, क्या कॉजेज़ थे कि क्रीमिया का वॉर हुआ था। लेक्चर 5 में क्रीमियन वॉर के इंसिडेंट्स एंड कॉन्सिक्वेंस, ये 2 चीज़ों को मुझे पढ़ाना है। लेक्चर 6 में ज़ार अलेक्जेंडर के रिफॉर्म्स को आप पढ़ेंगे एंड लेक्चर 7 में ज़ार अलेक्जेंडर के जो रिफॉर्म्स थे उसके बाद हुए रिवॉल्ट के बाद जो उसकी पॉलिसी चेंज हुई थी, इसके बारे में पढ़ेंगे। आपका जो फोर्थ चैप्टर है वो मैंने डिवाइड किया है 3 लेक्चर्स में, लेक्चर 8, लेक्चर 9 एंड लेक्चर 10। यूनिफिकेशन ऑफ इटली, मेन प्रॉब्लम्स एंड अर्ली अटैम्प्ट्स ऑफ यूनिफिकेशन, ये मैं आपको पढ़ाऊंगी अपने लेक्चर 8th में। लेक्चर 9th में मैं आपको पढ़ाऊंगी यूनिफिकेशन ऑफ इटली के सेकेंड फेज ऑफ यूनिफिकेशन का फर्स्ट पार्ट एंड 10th लेक्चर में मैं आपको यूनिफिकेशन ऑफ इटली के सेकेंड फेज ऑफ यूनिफिकेशन का पार्ट 2 पढ़ाऊंगी। सो आप अच्छे से समझ गए होंगे कि 4 चैप्टर हैं आपके फर्स्ट यूनिट में, जिसको कि 10 लेक्चर में मैंने कंप्लीट किया है। अब आज का जो लेक्चर वीडियो है इसमें मैंने आपको नेपोलियन थर्ड के बारे में, इंट्रोडक्शन के बारे में बताया था कि मैं इसका इंट्रोडक्शन आपको बताऊंगी, कौन था नेपोलियन। तो सबसे पहले देखते हैं कि नेपोलियन थर्ड के फ्रांस का सम्राट बनने की कौन सी ऐसी परिस्थितियां थी कि नेपोलियन थर्ड जो है वो फ्रांस का सम्राट बनता है। तो उसके सम्राट बनने के पहले फ्रांस में क्या सिचुएशन थी, क्या कंडीशन थी, ये देखते हैं। सो लेट वी स्टार्ट। एंड फिर से मैं आपको यहाँ पे रिमाइंडर करा दूँ कि चूँकि आपके जो क्वेश्चंस हैं वो ऑप्शनल आने वाले हैं, इसीलिए मैंने इस चैप्टर को पॉइंट वाइज कर दिया है, सो दैट आप फैक्ट्स को अच्छी तरीके से स्टडी कर सकें और उन्हें लर्न कर सकें। So as you can see on your screen that the third revolution of France in 1848 AD caused Louis Philippe throne to be liberated. 1848 का जो क्रांति हुई थी उसके बाद लुई फिलिप का पतन होता है एंड जब लुई फिलिप का पतन होता है उसके बाद जो क्रांति के जो मेन लीडर्स थे उन लोगों ने एक अस्थायी सरकार बनाई थी फ्रांस में। और इस अस्थायी सरकार में कौन कौन से लोग थे? डेमोक्रेटिक भी थे, सोशलिस्ट भी थे, रिपब्लिकन्स भी थे, लेकिन जो मेजॉरिटी थी वो किसकी थी? मेजॉरिटी वर ऑफ द रिपब्लिकन्स, वो रिपब्लिकन्स की मेजॉरिटी थी। हैंस द लीडिंग लीडर्स ऑफ द रिपब्लिकन्स लामार्टिन डिक्लेयर्ड हाउ नाउ द एस्टैब्लिशमेंट ऑफ डेमोक्रेसी एंड एंड ऑफ द मोनार्की इन फ्रांस हैव एंडेड। क्या था कि मोनार्की का अंत हो चुका है और जो डेमोक्रेसी है उसका इस्टेब्लिशमेंट हो चुका है। लेकिन इसके विरुद्ध
इसके जस्ट उल्टे जो लुईस ब्लॉक जो कि समाजवादी था, उसका ये मानना था कि ये जो रिपब्लिक है ये सिर्फ एक मीन है, एक माध्यम है, जबकि उसके अनुसार जो लक्ष्य प्राप्ति का साधन कैसे बन सकता है, सिर्फ सोशलिस्ट गवर्नमेंट है, इसी वजह से लक्ष्य प्राप्ति हो, इसके जरिए ही लक्ष्य की प्राप्ति हो सकती है। तो ऐसा देख रहे हैं आप कि क्या हो रहा है यहाँ पे, रिपब्लिकन एक तरफ लामार्टिने को आपने देखा और दूसरी तरफ कौन आ रहा है, सोशलिस्ट पार्टी का लीडर लुईस ब्लॉक। तो कितने लीडर यहाँ पे हो गए, 2, यानी कि मेनली अब यहाँ क्या हो रहा है, 2 पार्टीज़ में बट गई है। जो प्रोविंशियल गवर्नमेंट थी ये 2 पार्टीज़ में बट जाती है। फर्स्ट कौन थी, फर्स्ट थी सपोर्टर किसके, रिपब्लिकन्स के, और दूसरी जो पार्टी वो होती है वो सपोर्टर किसकी होती है, सोशलिस्ट की। ओके, तो चलिए इतना समझ में आ गया कि लुई फिलिप के पतन के बाद फ्रांस में 2 प्रोविंशियल गवर्नमेंट की स्थापना होती है, जिसमें कि मेनली 2 तरह के 2 पार्टीज जो हैं वो उभर कर आते हैं, एक रिपब्लिकन एंड दूसरे सोशलिस्ट। तो अब क्या है कि अब खुद के अस्तित्व को बनाए रखने के लिए और फ्रांस में एक नए संविधान की ज़रूरत पड़ती है, जो कि अस्थायी सरकार की नए संविधान बनेगी। तो संविधान बनाने की जो नवीन असेंबली है उसके लिए निर्वाचन कराने की ज़रूरत पड़ती है। इसीलिए अनाउंस किया गया कि 4 मई 1848 को असेंबली अधिवेशन में फ्रांस में फिर से गणतंत्र की स्थापना घोषणा होने पर जो समाजवादी थे, इन लोगों ने सरकार के खिलाफ जो है वो रिवोल्ट की एक सिचुएशन को पैदा कर दिया। समाजवादियों ने भीड़ को भड़काया और जो भीड़ थी उसने क्या किया कि 15 मई 1848 को जो असेंबली भवन था उसको घेर लिया और घेरने के बाद असेंबली को भंग कर दिया और फिर से अस्थायी सरकार की घोषणा कर दी। लेकिन लामार्टिन ने, जो नेशनल गार्ड थे, उनके सहयोग से इस योजना को भंग कर दिया, इस जो विद्रोह था इसको भंग कर दिया और इनका पूरी तरह से दमन कर दिया। 23 जून 1848 को फिर से मज़दूरों की जो भयंकर भीड़ थी उसने एक विद्रोह किया। हालांकि ये विद्रोह भी असफल था और इनका दमन जो था वो किसने किया था, असेंबली ने नियुक्त किया था कैवेग्नेक को। कैवेग्नेक ने आर्मी के और जो वॉलंटियर्स थे इनके सहयोग से ये विद्रोह जो था मज़दूरों का, इसको भी भंग कर दिया। अब देखते हैं सेकेंड रिपब्लिक एंड नेपोलियन थर्ड एज अ प्रेसिडेंट। तो जब ये अव्यवस्थाएं जो थी इनको ख़त्म कर दिया गया, उसके बाद असेंबली के द्वारा निर्मित नए संविधान में एक जो संसदीय व्यवस्थापिका सभा थी और एक राष्ट्रपति की वयस्क मताधिकार के आधार पर प्रत्यक्ष रूप से जनता के द्वारा निर्वाचित कराने की व्यवस्था की गई। ओके, और क्या हुआ था इसमें, जब ये व्यवस्था की गई थी कि जो वयस्क मताधिकार है इसमें 5 मुख्य उम्मीदवार थे अकॉर्डिंग टू द अरेंजमेंट। कौन कौन था इसमें, कैवेग्नेक एंड लुई नेपोलियन वर द 2 लीडिंग कैंडिडेट्स आउट ऑफ द टोटल 5 कैंडिडेट्स। 5 उम्मीदवार थे जिनमें की मुख्य उम्मीदवार जो थे वो एक तो कैवेग्नेक था, जिसको आपने पढ़ लिया कि कैवेग्नेक जिसने कि मजदूर विद्रोह को दमन किया था उसका, और दूसरा जो था वो था लुई नेपोलियन। ओके, अब लुई नेपोलियन कौन था, इसको हम इस जो टॉपिक है मैं आपको बता रही हूँ इसके बाद समझाऊंगी, उसका इंट्रोडक्शन दूंगी। तो लुई नेपोलियन एंड कैवेग्नेक ये 2 मुख्य उम्मीदवार थे। एंड इसमें प्रेसिडेंट इलेक्शन जो हुआ था वो हुआ था 10 दिसंबर 1848 को। तो देखिए कितने सारे क्वेश्चन इसमें बन गए। पहला कि लुई फिलिप के शासन का पतन कब हुआ, तो ये होता है 1848 की क्रांति में। क्रांति के बाद कौन से 2 नए दल उभरे, तो रिपब्लिक एंड सोशलिस्ट। फिर आता है कि संविधान बनाने के लिए जो चुनाव हुआ था राष्ट्रपति का वो कब हुआ था, 10 दिसंबर 1848 को। मुख्य लीडर कौन कौन थे, इसमें थे कैवेग्नेक एंड लुई नेपोलियन। तो अब इसमें क्या है कि जो नेपोलियन होता है वो कौन था, वो नेपोलियन बोनापार्ट के भाई लुई बोनापार्ट का बेटा था, यानी वो ग्रेट नेपोलियन जो नेपोलियन बोनापार्ट था उसका भतीजा था। और वो डिक्लेयर्ड होता है कितने मतों से, 54,34,227 वोट पा करके लीड करता है
और उसके बाद वो कैवेग्ने को हराता है और निर्वाचित होता है। तो इस तरह से चुनाव जो होता है राष्ट्रपति का, इसमें नेपोलियन थर्ड जीत जाता है। और उसके बाद अब देखते हैं हम कि ये नेपोलियन जो थर्ड है उसका इंट्रोडक्शन क्या है। तो नेपोलियन थर्ड जो था वो पेरिस में जन्मा था 1808 में। लुई बोनापार्ट का वो बेटा था जो कि हॉलैंड का राजा था, और साथ साथ वो नेपोलियन बोनापार्ट का भाई था। After receiving higher education, Louis Napoleon visited the countries of Switzerland, England, etc. and studied the political and social system there. उसने क्या किया, बहुत ही उच्च शिक्षा प्राप्त की थी, और उच्च शिक्षा प्राप्त करने के बाद नेपोलियन जो था वो जाता है स्विट्ज़रलैंड एंड इंग्लैंड आदि देशों का भ्रमण करता है, और इस भ्रमण में उसने वहाँ की राजनीतिक और सामाजिक जो स्थिति थी उसका अध्ययन भी किया था। एज द रिप्रेजेंटेटिव एंड लीडर ऑफ द बोनापार्ट पार्टी, जो बोनापार्ट दल था जो कि उसके चाचा का बोनापार्ट पार्टी थी, उसका लीडर भी था और वो प्रतिनिधित्व भी करता था। After the fall of the Napoleon the Great, he wanted to establish an empire in France like his uncle. जब नेपोलियन बोनापार्ट का अंत हुआ था तो वो अपने चाचा की भांति क्या चाहता था, फिर से फ्रांस में एक महान साम्राज्य की स्थापना करना चाहता था। किसकी तरह, अपने चाचा नेपोलियन बोनापार्ट की तरह। एंड देखते हैं, various political parties due to their incompetence could not provide the order they needed to politically disorder France। क्या था कि जो पार्टीज़ थी वो अपनी अक्षमता के कारण फ्रांस में एक व्यवस्थित स्थिति नहीं बना पाती हैं, और नतीजा क्या होता है कि नेपोलियन को चांस मिलता है और वो ऑर्गेनाइज़ करने के लिए फ्रांस में स्थिति को संभालने के लिए उसने 4 जो सिचुएशन देखी थी, राजनीतिक व्यवस्था देखी थी, उसके बाद उसने 4 मुख्य उद्देश्य रखे फ्रांस में शांति व्यवस्था स्थापित करने के लिए। कौन कौन से मुख्य उद्देश्य थे ये देख लेते हैं। डिफेंस ऑफ द प्रिंसिपल ऑफ रिवॉल्यूशन, जो क्रांति के उद्देश्य हैं, क्रांति के जो मुख्य उसूल हैं, विचारधारा है, उसके मुख्य उसूलों की रक्षा करना। साथ में डिफेंस ऑफ द प्रिंसिपल ऑफ द नेशनलिटी, यानी राष्ट्रीयता के जो उद्देश्य, जो उसूल हैं उनकी रक्षा करना। इस्टेब्लिशमेंट ऑफ द पीस, शांति की स्थापना करना। एंड साथ में इस्टेब्लिशमेंट ऑफ द रिलीजन, यानी कि धर्म की रक्षा करना। ये जो नेपोलियन लुई थर्ड था, इसका उद्देश्य इसने बना रखा था। अब देखते हैं कि नेशनल असेंबली डिसॉल्व एंड नेशनल थर्ड बिकम एम्परर। कैसे नेशनल असेंबली को उसने भंग किया और उसके बाद जो नेपोलियन थर्ड है वो कैसे सम्राट बनता है। ये जो अनाउंसमेंट हुए थे, इससे क्या था कि जो नेपोलियन थर्ड ने अनाउंसमेंट किया, इससे फ्रांस की जनता में एक नई उत्साह का संचार हुआ था। एंड नेपोलियन के पास अवसर था उसका अपना जो शक्ति बढ़ाने की, जिसमें जो पॉलिटिकल पार्टीज़ थी वो तो असफल रहीं। सन 1849 में रोम के स्वतंत्रता संग्राम में क्या किया उसने, देखिए यहाँ पे है ना, नेपोलियन हैड एन अपॉर्चुनिटी टू इंक्रीज हिज पावर। कैसे इसने ये पाया था अपॉर्चुनिटी, इन 1849 एडी इन द फ्रीडम स्ट्रगल ऑफ रोम टेकिंग द फेवर ऑफ पोप। उसने क्या किया कि पोप का फेवर किया। जो कि क्रांति हुई थी रोम में, फ्रीडम स्ट्रगल हुआ था, उसमें इसने पोप का साथ लिया। एंड साथ में पोप को फिर से गद्दी पर बैठाने का इसने जो काम किया था, इससे इसका जो पावर है ये काफ़ी बढ़ा था। अभी आगे जब आप फॉरेन पॉलिसी देखेंगे तो आप देखेंगे कि फ्रांस की महानता को फिर से स्थापित करने के लिए इसी उद्देश्य से इसने जो यूरोप की हिस्ट्री, इसमें काफ़ी बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया था यूरोप की राजनीति में। सो ही रीस्टैब्लिश्ड हिमसेल्फ ऑन द थ्रोन ऑफ रोम। जब उसने रोम के गद्दी पर इसने फिर से प्रतिष्ठित कर दिया था। साथ में क्या किया, द फ्रीडम ऑफ पॉलिटिकल क्लब्स एंड द प्रेस वॉज बैंड इन फ्रांस। एंड क्या हुआ था कि जो राजनीतिक क्लब थे और जो प्रेस की स्वतंत्रता थी उस पर प्रतिबंध लगा दिया गया था, ठीक है। और साथ में 30 लाख नागरिक जो थे उनके मताधिकार की योग्यता को जो उनका प्रयोग था उससे वंचित कर दिया गया था। मताधिकार की योग्यता को बहुत बढ़ा दिया गया था और जनता की भावनाओं के अनुकूल जो सेना को अपने पक्ष में करने के बाद 2 दिसंबर, देखिए यहाँ पे मैंने साफ साफ अलग अलग इसीलिए लिखा है कि ऑन 2 दिसंबर 1852 की बात है। उसके बाद उसने नेशनल असेंबली को डिसॉल्व कर दिया। अकॉर्डिंग टू द सेटलमेंट ऑफ द पीपल, द नेशनल असेंबली डिसॉल्व एंड द एडमिनिस्ट्रेटेड
टेट द एडमिनिस्ट्रेशन, उसने नेशनल असेंबली को भंग कर दिया और प्रशासन क्या किया, सीधे सीधे अपने हाथ में रख दिया। तो अब क्या होता है इसका परिणाम कि फ्रांस में 1789 की तरह से फिर से एक बार द्वितीय गणतंत्र जो है वो अपने बहुत ही कम समय में ख़त्म होता है और क्या होता है, द्वितीय साम्राज्य यानी जो फ्रांस के में दूसरे साम्राज्य की सेकेंड एम्पायर की स्थापना होती है। और इस एम्पायर का जो किंग बनता है वो कौन बनता है, एम्परर कौन बनता है, एम्परर नेपोलियन थर्ड। कौन, लुई नेपोलियन थर्ड जो है वो लुई नेपोलियन जो है वो नेपोलियन थर्ड के नाम से गद्दी पर बैठता है। अब देखते हैं गद्दी पर बैठने के बाद यानी नेशनल असेंबली इसने भंग कर दी और भंग करने के बाद ये गद्दी पर बैठता है। तो गद्दी पर बैठने के बाद दूसरा जो साम्राज्य था इसका शासन विधान इसने किस तरह बनाया, तो जैसे इसने सम्राट का पद ग्रहण किया था इसने फ्रांस को एक नया कॉन्स्टिट्यूशन दिया, एक नया संविधान दिया। देश के नवनिर्मित संविधान के अंतर्गत सम्राट जो था वो सारी शक्ति का केंद्र था। एम्परर वॉज द सेंटर ऑफ ऑल पावर, सारी शक्ति का केंद्र कौन था, सम्राट था। सभी जो पावर थे वो किसके हाथ में थे, सम्राट के हाथ में। एंड मंत्रियों की नियुक्ति हो या मंत्रियों को उनके पद से हटाना हो, ये सारा जो अधिकार क्षेत्र किसका है, राजा का है। शासन संविधान में मुख्यतया से दो तरह की सभाएं दिखी, जिसमें पहला है लेजिस्लेटिव असेंबली। लेजिस्लेटिव असेंबली जो है इनके रिप्रेजेंटेटिव की जो इलेक्टेड होते थे और जो इलेक्टेड होकर जो इसके प्रतिनिधि आते थे, रिप्रेजेंटेटिव आते थे, इनका जो पावर था ये बहुत ही लिमिटेड होता था। चाहे इनके निर्वाचन की बात हो, चाहे इनके पद से इनको हटाना हो, ये सारा जो उत्तरदायित्व था ये राजा के हाथ में था। सभा को भंग करने या सभा को स्थगित करने का जो अधिकार था वो भी राजा के हाथ में था। केवल मिनिस्टर्स के द्वारा पेश किए गए बिल को स्वीकार करने या उसे अस्वीकार करने, यानी देखिए यहाँ पर है एक्सेप्ट और रिजेक्ट द बिल लेड बाय द मिनिस्टर्स। क्या अधिकार था, जुरिस्डिक्शन क्या था इनका, कि जो मिनिस्टर्स के द्वारा रखे जाएंगे बिल उसको स्वीकार करने या अस्वीकार करने का जो अधिकार था वो इस असेंबली को था। ये असेंबली जिसमें जो वयस्क मताधिकार के द्वारा चुने हुए रिप्रेजेंटेटिव आते थे, इनका जो कार्यकाल होता था ये 6 वर्ष का होता था। दूसरा है सीनेट। सीनेट जो होता था इसमें संविधान की व्याख्या और संविधान के संशोधन के अधिकार क्षेत्र वाली सीनेट में मुख्यतया सम्राट के द्वारा मनोनीत सेना के और चर्च के पदाधिकारी होते थे। अब नेक्स्ट देखते हैं कि अब यहाँ पे देखिए आप लोगों ने 2 तरह की सभाएं देख ली, यानी कि अब तक हमने क्या पढ़ा कि नेपोलियन थर्ड जो है वो किस तरह से द्वितीय गणतंत्र को भंग करता है, नेशनल असेंबली को भंग करता है और दूसरा जो साम्राज्य है उसकी स्थापना करता है और खुद सम्राट बनता है। सम्राट बनने के बाद सभी जो ताकत थी, सभी पावर जो थे वो राजा के हाथ में होते हैं और नेपोलियन जो है उसने एक तंत्रवादी शासन की स्थापना की थी। इस एक तंत्रवादी शासन की स्थापना में निर्वाचन की व्यवस्था तो थी, लेकिन पदाधिकारी जो थे उनके हस्तक्षेप के कारण जो निर्वाचन होता था, जो चुनाव प्रक्रिया होती थी, न तो वो स्वतंत्र होती थी, न वो निष्पक्ष रूप से संपन्न हो सकती थी। वांछित उम्मीदवार जो थे उनकी विजय के लिए कौन प्रयास करता रहता था, समाचार पत्र। और आपने पहले भी पढ़ लिया कि समाचार पत्रों पर भी प्रतिबंध लगाए गए थे। सरकार विरोधी प्रेस की जो कठोरता से दमन करने के साथ ही विपक्षी उम्मीदवारों की सभा और प्रचार कार्य के लिए कोई भी सुविधा उपलब्ध नहीं थी। एक तरह से यहाँ पर पूरी तरह राजतंत्रीय व्यवस्था की गई। न तो सरकार के विरोध में अगर आपका काम होता है तो उसको भी कोई प्रचार प्रसार मिलेगा और न ही आप किसी प्रकार का विद्रोह कर सकते हैं। सरकारी उम्मीदवारों को मत देने की सरकारी कर्मचारियों की परिस्थिति जन्य व्यवस्था होती थी। देखिए यहाँ पे क्या शब्द है कि देयर वॉज सर्कमस्टेंशियल कंपल्सन ऑफ गवर्नमेंट एम्प्लॉइज टू वोट फॉर गवर्नमेंट कैंडिडेट। सिर्फ सरकारी जो कैंडिडेट हैं उनके लिए विवश थे जो अधिकारी थे, ताकि उन्हीं को वोट कर सके। फिर से देख लेते हैं आज हमने जो पढ़ा। अभी आज के लेक्चर में मैं आपको सिर्फ इतना ही पढ़ाऊंगी, तो आज हमने क्या क्या देखा फिर से एक नज़र डाल लेते हैं। आज हमने देखा नेपोलियन बोनापार्ट के भतीजे नेपोलियन थर्ड के
सम्राट के रूप में स्थापित होने से पहले फ्रांस में प्रोविंशियल गवर्नमेंट की स्थापना होती है। प्रोविंशियल गवर्नमेंट में रिपब्लिकन्स की मेन हेड की तरह से लीड करते हैं, लेकिन सोशलिस्ट जो लुई ब्लॉक था उसकी वजह से दो तरह की पार्टीज मेन उभर कर आती हैं, पहली रिपब्लिकन्स की और दूसरी सोशलिस्ट की। उसके बाद वो लोग असेंबली कराना चाहते हैं निर्वाचन के लिए। इन लोगों ने संविधान सभा के निर्वाचन के लिए असेंबली जब घोषित होती है, उसके बाद विद्रोह होता है सोशलिस्टों द्वारा, जिसको दबा दिया जाता है। और उसके बाद सेकेंड रिपब्लिक और दूसरा नेपोलियन थर्ड जो होता है वो एज अ प्रेसिडेंट किस तरह चुनाव होता है, भारी मतों से जीतता है नेपोलियन थर्ड। और नेपोलियन थर्ड के परिचय के बाद मैंने आपको बताया उसने उद्देश्य क्या रखे थे, क्योंकि वो अपनी चाचा की तरह महान सम्राट की स्थापना करना चाहता था। फिर नेशनल असेंबली को भंग करके जब वो सम्राट बनता है तो सभी पावर अपने हाथ में रख करके अपने शासन को संविधान देने के लिए उसने दो तरह की सभाएं बनाई हैं, लेजिस्लेटिव असेंबली और सीनेट। एंड इनकी जो अधिकार थे ये काफ़ी सीमित रहते हैं। और उसके बाद आपने देखा कि निष्पक्ष और जो तटस्थ निर्वाचन है उसको सही मौका नहीं मिल रहा है। क्योंकि अधिकारियों का हस्तक्षेप है और साथ में सरकार विरोधी कार्यों को कोई भी सुविधा नहीं मिल रही, न तो उनके प्रचार को। तो आज के लेक्चर में मैं बस इतना ही आपको बताऊंगी। इस लेक्चर से संबंधित जो आपके असाइनमेंट है ये आपको ERP पे दे दिए गए हैं, जिसमें कि आपको आंसर लिख करके अपलोड करना है। अगले लेक्चर वीडियो में मैं आपको नेपोलियन थर्ड के होम पॉलिसी के बारे में पढ़ाऊंगी। आज के लिए बस इतना ही। ऑल द बेस्ट।